नमस्कार दोस्तों आज मैं एक और ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे कुछ सामग्री, कुछ रोचक बातें बांट रहा हूँ, जिस शख्सियत के बारे में सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी लेकिन सबसे कम बात होती है। सबसे कम बात इसलिए कि दो शख्सियतें उसकी ज़िंदगी की, मसलन पति और बेटा, दोनों इतने ज़्यादा कद्दावर हो गए कि उसका कद्दावर होना, उसका इन दोनों की परवरिश में पूरा पूरा योगदान होना, इस बात को थोड़ा सा तरजीह नहीं दी गई, भुला दिया गया, हाशिए पे सरका दिया गया। लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला वाले हरिवंश राय बच्चन और जंजीर वाले बिग बी, कौन बनेगा करोड़पति वाले बिग बी अमिताभ बच्चन, इन दोनों की अगर परवरिश कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में हुई तो उसके लिए पूरा श्रेय एक महिला को दिया जाता है और वो महिला थी तेजवंत कौर सूरी। तेजवंत कौर सूरी को डॉक्टर तेजी बच्चन के नाम से भी जाना जाता था। अब आप शायद थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और तेजी बच्चन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन दिनों में जब विभाजन के चक्कर में बहुत सारी बातें, बहुत सारे शहरों के नाम उभरते हैं, तब लायलपुर का नाम भी उभरता है। लायलपुर, जिसका नाम अब फैसलाबाद कर दिया गया, लायलपुर में इसकी पैदाइश सूरी परिवार में, एक सिख परिवार में हुई थी तेजी बच्चन की। और तेजी बच्चन जो है वो मुख्य रूप से साइकोलॉजी पढ़ाती थी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, और लाहौर के एक डिग्री कॉलेज में उन्होंने बाकायदा साहित्य भी पढ़ाया। तीसरी उनकी विशेषता थी रंगमंच। रंगमंच के साथ उनका रिश्ता ये सबसे बड़ा था। और एक अच्छी बात ये थी कि बच्चन जी ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने ये स्वयं बताया था कि तेजी से मैं तब प्रभावित हुआ जब एक ही कॉलेज में हम लोग दोनों पढ़ाया करते थे। और जब दोनों पढ़ाया करते थे और उससे पहले हमें एक कॉलेज में पढ़ने का भी एक साथ मौका कुछ महीनों तक मिला, मैं हर बात में मार्गदर्शन के लिए, सही राय के लिए उसी के सामने जाता। वो इसलिए भी, एक तो मुझे अच्छी लगती थी, एक उसका स्वभाव कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकल भी है, आलोचना भी करती है, तो वो इस ढंग से कि वो लगता है कि ये आलोचना नहीं है बल्कि ये एक सार्थक संशोधन है, हमें ऊपर उठाएगा यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें। और हरिवंश राय ये भी बताते थे, डॉक्टर बच्चन, कि मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मेरी अधिकांश कविताओं का और मेरी गज़लों का, मेरी नज़्मों का पहला श्रोता तेजी बच्चन होती थी। उन्होंने एक ये भी बताया कि मैंने एक गीत लिखा और गीत लिखने के बाद मुझे लगा कि ये गीत हर जगह सुनाया नहीं जा सकता। उन दिनों संकोच के दिन थे, लोग कोई भी रोमानियत की बात करने से बड़े कतराते थे। तो सबसे पहले मैंने हिम्मत जुटाकर तेजी को ये गीत सुनाया कि आप ईमानदारी से बताना कि मुझे ये गीत सार्वजनिक मंचों से पढ़ना चाहिए या नहीं। तो तेजी ने कहा, ऐसी क्या बात है, आप संकोच क्यों पालते हैं, आप खुल के अपना गीत सुनाइए, कोई बात होगी तो मैं आपको कह दूंगी। तो इनकी कविता, एक गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। और ये गीत मंचों से बाद में इतना लोकप्रिय हुआ और स्वयं बच्चन जी ने स्वीकार किया कि इसमें 4 जगह शब्दों का चयन तेजी ने स्वयं किया था। और वो भी इसलिए किया था कि अगर ये संशोधन नहीं करोगे तो तुम्हारी जो क्लिष्ट हिंदी बीच बीच में ले आती हो, मुश्किल हिंदी, वो कई बार संवेदनाओं का, सेंसिटिविटीज़ का गला घोंट देती है। तुम अपने प्रभाव में चलो और इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उसका प्रभाव क्या होगा। इसमें दोनों बातें हैं भाई। आप उस पार की बात कर रहे हो, उस पार तो ये
उस लोक की बात भी हो सकती है। तुम इसको ये क्यों लेते हो कि मैं भारत और पाकिस्तान और विभाजन, इन बातों से क्यों जोड़ते हो? तो इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। और तेजी ने स्वयं एक साक्षात्कार में बताया था कि मुझे समझ नहीं आई कि इस शख्स ने, इस मूर्ख शख्स ने, मूर्ख शब्द का प्रयोग किया था, इस मूर्ख शख्स ने, सीधे साधे शख्स ने मधुशाला और मधु कलश जैसी कृतियां कैसे लिखी। क्योंकि ये आदमी तो शराब का टेस्ट तक नहीं जानता, इसने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, और उसके बाद मधुशाला जैसी चीज़ें और मधुशाला जैसी मस्त करने वाली चीज़ें जो है वो ये आदमी लिखता भी है और पढ़ता भी है। और जहाँ भी मंच पे खड़ा होता है लोग सिर्फ मधुशाला की ही फरमाइश करते हैं कि मधुशाला है। और उसमें बड़ी रोचक बातें जो लोगों को, जिनमें एक्सेप्टेबिलिटी थी कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी मदिरा है, एक मगर उनकी हाला, कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। तो ऐसा जो व्यक्ति जो उस वक्त एक परोक्ष, इनडायरेक्ट मैसेज के रूप में सौहार्द परोस रहा हो गीतों के माध्यम से, उसे कैसे भुलाया जा सकता है? और उसको इसलिए भी नहीं भुलाया जा सकता कि उस शख्स की पूरी साहित्यिक परवरिश, लिटरेरी परवरिश वो तेजी बच्चन ने, तेजी सूरी उस वक्त पहले और बाद में तेजी बच्चन, उन्होंने की थी। और मित्रों, इन दिनों में काफ़ी राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उठापटक हो रही है। और इन दिनों में जब एक पुस्तक आ रही है, नवंबर में आएगी, ये एक अजीब पुस्तक है, सोनिया गांधी की स्वयं लिखी हुई आत्मकथा। और उस आत्मकथा का जो प्रसारण है वो नवंबर के महीने में 10 नवंबर की तारीख तय हो चुकी है। और उसमें जो अब तक इनपुट बाहर आई है, लीक होकर बाहर आई, उसमें एक ये भी है कि उसने ये उल्लेख भी किया है कि जब मेरी शादी होने वाली थी राजीव से, तो उस वक्त सबसे बड़ा संकट ये था कि इसका कन्यादान कौन करेगा। क्योंकि हमारा जो नेहरू गांधी परिवार था, ये तो बड़ा अड़ियल था इस मामले में कि रीति रिवाज पूरे होने चाहिए। और उस वक्त इसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हुए, ये स्वयं सोनिया जी ने उल्लेख किया है, इनपुट थोड़ी सी जो बाहर आई है, किसे बेटी के रूप में स्वीकार किया। और हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने मिलकर इसका कन्यादान किया। ये एक ऐतिहासिक मित्रों बातें हैं जो बड़ी सौहार्द की प्रतीक होती हैं। अब माहौल कहाँ रहा, अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। नफ़रती बयार चारों तरफ फैली हुई है और कहीं कोई भी इस नफ़रत के यज्ञ में अपनी आहुति डालने से रुक नहीं रहा। फिर भी ऐसे उल्लेख तेजी बच्चन जैसी महिलाओं का होना अपने काल में बहुत बड़ा मैसेज देता है कि कैसे सामाजिक सौहार्द और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटीज़, इनकी परवरिश भी ठीक ढंग से हो सकती है। शुक्रिया।